कोलिनो रिसेप्टर स्टिमुलेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमने कहा कि डायरेक्टली एक्टिंग, जिसकी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं कुछ, और कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग होते हैं। अब इनको समझ लेते हैं हम। अब हम डिफरेंस को समझ लेते हैं कि डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स के अंदर क्या फ़र्क है। ये फर्ज करें हमारे पास एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन प्रेजेंट है और ये न्यूरो इफेक्टर साइट है। न्यूरो इफेक्टर साइट हम उस साइट को बोलते हैं जहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन किसी भी ऑर्गन को इनर्वेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हार्ट का एसए नोड है। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के नर्व टर्मिनल से हमारे पास एसिटाइलकोलिन ने निकलना है। अब जिस ऑर्गन के ऊपर इसने बाइंड करना है वहाँ पर हमें पता है कि यहाँ तो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ फिर कौन से निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। क्योंकि हम एसए नोड की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर M2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। M2 रिसेप्टर कौन से होते हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होगा, अंदर जी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन ने इधर आके बाइंड करना होता है, नॉर्मली ये होता है ना सिस्टम। चलें, अब इस एसिटाइलकोलिन को डाइजेस्ट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ये वाला एंजाइम प्री साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट होता है, यानी जो साइनैप्स से पहले वाला नर्व टर्मिनल होगा उसके ऊपर भी प्रेजेंट होगा, और जहाँ पर ये इनर्वेट कर रहा होता है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज यहाँ पर भी प्रेजेंट है और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अब हम बात करने लगे हैं कि डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स के अंदर क्या फ़र्क है। जो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक, इसने क्या करना है कि ये डायरेक्टली आकर इस M2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर देगा। जब ये M2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर देगा तो ये वही वाला रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो कि एसिटाइलकोलिन ने प्रोड्यूस करना है, यानी ये वही वाला एक्शन परफॉर्म करेगा जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने परफॉर्म करना है। इसीलिए तो हम इसको बोल रहे हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। तो ये हो गए डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स। अब इनडायरेक्टली का क्या काम करते हैं। इनडायरेक्टली जो कोलिनोमाइमेटिक्स होती हैं वो क्या करते हैं कि इस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देते हैं। जब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज ही नहीं होगा तो वो एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। एसिटाइलकोलिन जब डाइजेस्ट या डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाएगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा M2 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करने लग जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स के अंदर। सो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स ऐसे कोलिनोमाइमेटिक्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर एक्शन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आगे हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। ऐसे डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स जो कि मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर रहे हैं, कुछ मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे तो इस तरह के कोलिनोमाइमेटिक को हम कहेंगे मस्क्रीनिक कोलिनोमाइमेटिक्स। और कुछ होते हैं जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं। अब मस्क्रीनिक की आगे दो कैटेगरीज हैं, एक होते हैं कोलिन एस्टर्स, कोलिन एस्टर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं अल्कलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स को याद रखने के लिए निमोनिक है हमारे पास कैम, CAMB, कैम। C स्टैंड फॉर द कार्बाकोल, A स्टैंड फॉर द एसिटाइलकोलिन, M स्टैंड फॉर द मेथाकोलिन एंड B स्टैंड फॉर द बथेनिकोल। CAMB, कैम से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अल्कलॉइड्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे मशहूर मस्करीन आता है, क्योंकि मस्करीन ने ही मस्करीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करना होता है। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर पाइलोकार्पिन आता है, पाइलोकार्पिन आ गया। तीसरे नंबर पर एरिकोलिन आता है, उसके अलावा ऑक्सोट्रिमोरिन आता है और एसिक्लिडीन आता है। इसके अंदर ये जो पहले तीन होते हैं, इसके अंदर ये जो पहले तीन हैं मस्करीनिक, पाइलोकार्पिन और एरिकोलिन, ये सिंथेटिक होते हैं, और जो ऑक्सोट्रिमोरिन और एसिक्लिडीन है ये नॉन सिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट निकोटिनिक डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास निकोटीन आता है, उसके अलावा लोबलिन आते हैं, ये दोनों नेचुरल अल्कलॉइड्स होते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है DMPP। DMPP का क्या मतलब है? डाई मिथाइल फिनाइल पेपिराजीनियम, पेपिराजीनियम, डाई मिथाइल फिनाइल पेपिराजीनियम, DMPP भी हम इसको बोलते हैं। ये हमारे पास होता है सिंथेटिक निकोटिनिक अल्कलॉइड विच इज़ डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक।
तो हमने देखा कि डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक में मस्करीनिक आते हैं और निकोटीनिक आते हैं। मस्करीनिक की आगे दो टाइप्स हैं, कोलिन एस्टर्स CAMB से हमने इसको याद किया। CAMB का क्या मतलब है, कार्बाकोल, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन एंड बथेनिकोल। अल्कलॉइड्स के अंदर मस्करीन और पाइलोकार्पिन, एरिकोलिन, ऑक्सोट्रिमोरिन और एसिक्लिडीन आ गए। जबकि निकोटीनिक की हमने जब बात की तो निकोटीन के अंदर हमारे पास निकोटीन आ गई, उसके अलावा लोबलिन आ गई और डाईमिथाइल फिनाइल पेपिराजीनियम आ गई। अब बारी बारी हम ये जो कोलिनोमिमेटिक्स डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं इनको हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को हम ड्रग के तौर पर यूज़ नहीं करते। अब क्यों नहीं यूज़ करते, ये बात वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एसिटाइल कोलिन को एज ए ड्रग यूज़ नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ की वजह से हम एसिटाइल कोलिन को एज ए ड्रग यूज़ नहीं करते। अब इसकी हाफ लाइफ क्यों शॉर्ट होती है, क्योंकि इसको रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देता है ब्यूटाराइल कोलिन एस्ट्रेज। ब्यूटाराइल कोलिन एस्ट्रेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जबकि जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होता है वो गैंग्लिया और न्यूरो इफेक्टर साइट के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट पॉइंट इज़ द इट हैज़ अ वेरी डिफ्यूज एक्शन। इसकी डिफ्यूज एक्टिविटी होती है। डिफ्यूज एक्शन का क्या मतलब है कि ये किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर एक्ट नहीं करता, ये डिफ्यूजली बॉडी के अंदर एक्ट कर रहा होता है। जैसे ये हार्ट के ऊपर भी एक्ट करेगा, उसके अलावा GIT और यूरिनरी सिस्टम के ऊपर भी एक्ट करेगा। तो इसका काफ़ी डिफ्यूज एक्शन होता है, कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर रीच नहीं करता और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि ये काफ़ी चार्ज मॉलिक्यूल है। चार्ज होने की वजह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं जाता और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हो गए कि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, हाफ लाइफ इज़ वेरी लो क्यों है, क्योंकि ये रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय द ब्यूटाराइल कोलिन एस्ट्रेज। दूसरा पॉइंट हो गया वेरी डिफ्यूज एक्शन और तीसरा पॉइंट है इट इज़ डज नॉट रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करता। सबसे पहले हमने देख लिया एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये कोलिन एस्टर्स बाकी जो बची हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिथेनिकोल। बिथेनिकोल को याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है, बेथ एक्टिवेट बाउल एंड ब्लैडर। बेथ एक्टिवेट बाउल एंड ब्लैडर का क्या मतलब है कि ये जो बिथेनिकोल होता है ये बाउल यानी GIT और ब्लैडर की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, यानी ये GIT में पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ करेगा और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। सबसे पहले बात करें तो जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होता है वो इफ़ेक्टिवली बिथेनिकोल को डिग्रेड नहीं करता। क्यों नहीं डिग्रेड करता, क्योंकि इसके अंदर कार्बामेट प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ एसीटेट। क्योंकि एसिटाइल कोलिन के अंदर तो एसीटेट प्रेजेंट होता है, जबकि जो बिथेनिकोल होता है इसके अंदर हमारे पास कार्बामेट प्रेजेंट होता है एसीटेट की जगह, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन इसको इफ़ेक्टिवली डिग्रेड नहीं करता। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो बिथेनिकोल होता है इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसिटाइल कोलिन। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसके अंदर हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इस मिथाइल ग्रुप की वजह से क्या होता है कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं करता। जहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप आ जाएगा वो निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करेगा। अब जिन कोलिन एस्टर्स के अंदर हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाते हैं, जबकि जो बिथेनिकोल है इसके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि कार्बामेट की प्रेजेंस की वजह से इसको एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इफेक्टिवली डिग्रेड नहीं करता। और दूसरा पॉइंट ये हो गया क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिथेनिकोल है ये ट्रूली मस्करीनिक होता है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस की बात करें तो ये हम इसको तब यूज़ करते हैं जब यूरिनरी सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शन का मसला हो, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली ना हो रही हो यूरिनरी सिस्टम के अंदर और GIT के अंदर। गिवन व्हेन यूरिनरी सिस्टम और GIT इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपरली, जब यूरिनरी सिस्टम और GIT के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास प्रॉपरली ना हो रही हो तो हम ऐसे केस के अंदर बिथेनिकोल यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन के केसेस, फॉर एग्जांपल
पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन यानी ऑपरेशन के बाद जो यूरिनरी रिटेंशन होती है, उसके अलावा डिलीवरी के बाद जो यूरिनरी रिटेंशन हो रही होती है, और क्रोनिक हाइपोटोनिक मायोजेनिक और जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केसेस होते हैं, इन केसेस के अंदर हम बेथेनिकोल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन के केसेस के अंदर हम बेथेनिकोल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन के केसेस कौन कौन से हैं? एक तो ऑपरेशन के बाद यानी पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, और एक पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद। उसके अलावा जो ब्लैडर की नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स होती हैं, जैसे क्रोनिक हाइपोटोनिक मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केसेस के अंदर भी हम बेथेनिकोल को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इस यूज़ को दिमाग में रखते हुए हमने एक पॉइंट याद रखना है कि जब हम बेथेनिकोल को यूज़ कर रहे हैं तो हमने ये बात मेक श्योर करनी है कि हमारे पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट ना हो। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगी तो अगर ऊपर से प्रेशर जनरेट होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हुई होगी, तो इसके केस के अंदर क्या होगा कि सीवियर पेन जनरेट हो जाएगी। जैसे ये अगर हमारे पास प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यहाँ पर फ़र्ज़ करें ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। अब हमने बेथेनिकोल दे दिया, बेथेनिकोल बाइंड कर देगा M3 रिसेप्टर्स के साथ। M3 रिसेप्टर्स ही हमने कहा था ना कि स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब बेथेनिकोल यहाँ पर बाइंड कर देगा तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि हमारे पास काफ़ी पेन जनरेट हो जाएगी। तो ये बेथेनिकोल का यूज़ हो गया। अब कुछ और ऐसे केसेस भी होते हैं, जैसे GIT की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो रही। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? जैसे पोस्ट ऑपरेटिव एडायनेमिक आइलियस का केस है। डायबिटीज़ के अंदर जो एटोनिक स्टमक होती है या गैस्ट्रोप्रेसिस जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं। और किसी टॉक्सिसिटी की वजह से अगर कोई पेरिस्टालसिस रुकी हुई है तो उस केस के अंदर हम देख सकते हैं। और कंजेनिटल मेगाकोलोन जो माइंटेरिक प्लेक्सिस की एब्सेंस की वजह से होता है, उस केस के अंदर भी हम बेथेनिकोल का यूज़ कर सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का क्या मतलब है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं जिसके अंदर हम बेथेनिकोल का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहली कॉन्ट्रा इंडिकेशन आती है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर हम इसको क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि स्टमक के अंदर पहले ही हमारे पास HCl बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अब HCl पहले ही जब बहुत ज़्यादा है तो हम बेथेनिकोल जब देंगे तो बेथेनिकोल क्या करेगा कि HCl को और ज़्यादा कर देगा, क्योंकि इसका काम ये होता है कि ये मस्क्रीनिक है। मस्क्रीनिक M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं HCl को रिलीज़ करने के लिए, तो ये HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो इस केस के अंदर हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के केस के अंदर हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बेथेनिकोल। अब COPD के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसीलिए होता है क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा होता है, हार्ट की कंडक्शन को डिक्रीज़ कर रहा होता है, तो इसलिए इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट हाइपरथायरॉयडिज्म में ये इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि ये एट्रियल फिब्रिलेशन करवा रहा होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन करवा रहा होता है, इसलिए हम हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी इसको नहीं देते। नेक्स्ट पार्किंसनिज्म की बात कर लेते हैं। पार्किंसनिज्म के अंदर अगर हम इसको देंगे तो ये ट्रेमर्स को इंक्रीज़ कर देगा, तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी। नेक्स्ट हम कार्बाकोल की बात कर लेते हैं। ये ऐसा ड्रग है जो सिस्टेमिकली कॉमनली यूज़ नहीं होता। ये फर्स्ट तो ये गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन बाद में ये इसको इनहिबिट करेगा। यानी पहले तो ये गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन बाद में ये उसको इनहिबिट कर देगा। ओनली यूज़ इसका होता है मियोसिस के अंदर, यानी ये हार्ट आई की जो मियोसिस होती है वो करवा रहा होता है। उसके अलावा सीलियरिस की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। सीलियरिस की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हम इसको ग्लोकोमा के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ग्लोकोमा के अंदर हम मेनली पाइलोकार्पिन को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। तो कार्बाकोल हमने कहा कि ये कॉमनली सिस्टेमिकली यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट कार्बाकोल के बारे में एक पॉइंट आता है कि ये मस्क्रीनिक भी है और निकोटिनिक भी है। अब निकोटिनिक ये इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जबकि जो बेथेनिकोल की हमने बात की थी और हमने कहा था कि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं करती। अब कार्बाकोल के अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी बाइंड करेगा। तो ये कार्बाकोल की बात होगी। इसका यूज़ क्या होगा कि ये मियोसिस और सीलियरी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको ग्लोकोमा के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है मेथाकोलिन। मेथाकोलिन मेनली मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है। ये ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है मेथाकोलिन, यानी ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट के अंदर हम मेथाकोलिन देते हैं। ये जो ड्रग होता है इसको भी हम कॉमनली सिस्टेमिकली यूज़ नहीं कर रहे होते। ओनली यूज़ इसका ये होता है कि ये इट इज़ गिवन बाय इनहेलेशन टू चेक द हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ये जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी हाइपर रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए हम इसको इनहेलेशन रूट के थ्रू देते हैं। जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उतने ही एज़मा के चांस ज़्यादा होंगे, यानी हम एज़मा को डायग्नोस करने के लिए मेथाकोलिन को यूज़ करते हैं।